हेलो बच्चों, आप सभी को नवरात्रि पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रहें और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखें। यह करंट अफेयर क्वेश्चन कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है, जिसमें हम 20 मिनट में आप सभी को पूरी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो 20 मिनट आप सभी हमारे साथ बने रहेंगे। इन 20 मिनट में हम 10 करंट अफेयर क्वेश्चन 3 अक्टूबर के पूरी व्याख्या के साथ पढ़ेंगे और इसी करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ साथ 3 से 4 लल्लन टॉप प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। जो ये 3 से 4 लल्लन टॉप प्रश्न होते हैं, ये कुछ महीने या कुछ सप्ताह पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन होते हैं, जिसका हम रिवीजन करेंगे। और इसी करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ साथ हम जीके जीएस प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे, जिससे आप सभी की तैयारी बेहतर हो सके। तो आप सभी हमारे साथ 20 मिनट बने रहेंगे, जिसमें हम जीके जीएस प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, कुछ महीने पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और आज यानी कि 3 अक्टूबर के करंट अफेयर क्वेश्चन को भी रिवीजन करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो भी हमको कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने 3 अक्टूबर के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान करने वाले G4 संगठन का संबंध किससे है? तो G4 संगठन में 4 देश शामिल हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान। इसकी अगर व्याख्या देखें तो G4 संगठन, इसमें 4 देश शामिल हैं, भारत, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान, इसमें 4 देश शामिल हैं। और अभी जो है G4 संगठन के द्वारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान किया गया है, यानी कि सुधार की बात इसमें कही गई है इन 4 सदस्यों के द्वारा, जिसमें बताया गया है कि जो सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन पूछे कि सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। जो ये 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, इनका अगर पूछे कार्यकाल कितना होता है, तो इन 10 अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है 2 वर्ष का। ठीक है। और जो ये 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, इनमें 5 कौन कौन से हैं, तो रूस, चीन, फ्रांस, यूके यानी इंग्लैंड और यूएसए, ये 5 देश अस्थायी होते हैं, जिनके पास वीटो पावर है। तो इसी में जो है यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में ही G4 संगठन ने सुधार की बात कही है कि हमें भी इसमें शामिल किया जाए। ठीक है। तो 4 देश कहाँ पर शामिल होना चाहते हैं, सुरक्षा परिषद में, जिससे इन 4 देशों को भी वीटो पावर प्राप्त हो सके। वीटो पावर का मतलब होता है कि कोई भी अगर फाइल है या कोई मैटर है, उस पर अगर इन 5 देशों में से कोई अगर उस पर ना कर देता है तो वो काम आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है। तो यानी कि वह काम रुक जाएगा। तो यही वीटो पावर ये 4 देश पाना चाहते हैं, इसीलिए जो है यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार का आह्वान किया है। तो आपको इतना याद रखना है कि कुल कितने सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में, 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ये जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। और जो ये 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, इनमें रूस, चीन, फ्रांस, यूके और यूएसए शामिल है। इन्हीं 5 देशों के पास वीटो पावर शामिल है, किसी भी कार्य को ना करने की इनके पास शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट अगर देखें G7, इसका जो है अभी हाल ही में अगर पूछे बैठक कहाँ पे हुआ था, तो 2024 में अगर पूछे इसकी बैठक हुई थी पुगालिया, इटली में। पुगालिया एक शहर है इटली का, तो यहाँ पे हुआ था कहाँ पर, तो इटली, आप सभी को याद रखना है। G7 में पूछे कुल कितने देश हैं, तो 7 देश आए। 7 देश कौन कौन से हैं, एक तो जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूएसए, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, ये 7 देश शामिल हैं। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप कौन सा है, तो डूरंड कप है। अभी पहली बार जो है डूरंड कप को किसने जीता है, तो नॉर्थ ईस्ट ने पहली बार जो है डूरंड कप को जीता है। और यह टीम पूछे किसका है, तो जॉन अब्राहिम का है। किसका है, तो जॉन अब्राहिम का, जो एक्टर है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में वायुसेना के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो वायुसेना के प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया है अमरप्रीत सिंह को। नेवी के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, दिनेश त्रिपाठी। आर्मी अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, उपेंद्र द्विवेदी। और भारत के दूसरे CDS कौन बनाए गए हैं, अनिल चौहान जी बनाए गए हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में भारत और कोरिया के बाद यूएसए के नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में शामिल होने वाला तीसरा एशियाई देश कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, तीसरा देश एशिया का बन गया है भारत। इसकी पूरी व्याख्या देखेंगे, प्रश्न आप सभी को क्लियर हो जाएगा। खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क,
इस संगठन को अगर पूछे लीड कौन करता है तो यूएसए लीड करता है, जिसमें 14 देश शामिल हैं और एक संगठन जिसका नाम है ईयू यानी यूरोपियन यूनियन शामिल है। तो 14 देश प्लस एक संगठन खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में शामिल है, जिसको लीड कौन करता है, यूएसए लीड करता है। अभी जो है इसमें 3 एशियाई देश शामिल हुए हैं। तो इस संगठन में 3 एशियाई देश शामिल हुए हैं, जिनमें साउथ कोरिया, जापान और इंडिया शामिल हुआ है। इस खनिज उद्योग का अगर पूछे कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इस नेटवर्क का उद्देश्य है महत्वपूर्ण खनिजों की पूर्ति हो सके, इसके लिए जो है खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क शुरू किया गया है यूएसए के द्वारा, जिसको लीड कर रहा है। और इसमें 3 एशियाई देश शामिल हैं। तो ये तीनों आपको याद रखना है, बाकी का एक देश कोई और ऐड कर देगा, आप सभी से क्वेश्चन बना देगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें तो यूरोपियन यूनियन में अगर पूछे कुल कितने देश हैं, तो कुल 27 देश हैं। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, और ब्रुसेल्स अगर पूछे किसकी राजधानी है, तो बेल्जियम की राजधानी है। यू की स्थापना अगर पूछे किस संधि से होती है, तो रोम की संधि से होती है। यूरोपियन यूनियन में यूरो कब शामिल किया गया था, तो यूरो शामिल किया गया था 1999 में, और इसमें 27 में से 20 देश जो है यूरो अपना चुके हैं। और जो अभी हाल ही में 20वां देश यूरो को अपनाया है, तो वह नवीनतम देश पूछे कौन सा है, तो क्रोएशिया है। ईयू से अभी कौन सा देश एग्जिट हुआ है यानी बाहर हुआ है, ब्रेग्जिट हुआ है, तो वह इंग्लैंड ईयू से बाहर हो गया है, 2023 में बाहर हो गया था, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्रिटिकल मिनरल शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, तो यह दिल्ली में आयोजित हुआ है। हाल ही में धरती का सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री सेल्सियस कहाँ रिकॉर्ड किया गया है, तो ईरान में रिकॉर्ड किया गया है। हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो पेरिस पैरालंपिक में भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं। कुल पदक पूछे 29 पदक जीता गया है, और पूरे विश्व में पैरालंपिक में भारत की रैंक है 18। यूनेस्को में किस देश की सर्वाधिक विश्व धरोहर स्थल शामिल की गई हैं, तो सबसे ज़्यादा यूनेस्को में विश्व धरोहर में शामिल है इटली का स्थल, जिसमें 59 स्थल शामिल किए गए हैं इटली के। और भारत के कुल कितने विश्व धरोहर शामिल हैं यूनेस्को में, तो 43 शामिल है। 43वां यानी नवीनतम पूछे कौन सा है, तो मोइदम है। मोइदम स्थान कहाँ है, तो यह असम में है। कहाँ है, तो असम में है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है तीसरा, हाल ही में क्लाउडिया शिनबाम ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति की शपथ ली है, तो क्लाउडिया शिनबाम किस देश की तीसरी महिला राष्ट्रपति बनी है, तो मैक्सिको की बनी है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो क्लाउडिया शिनबाम ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है मैक्सिको की। मैक्सिको की राजधानी का नाम है मैक्सिको सिटी। और इनकी अगर पूछे क्लाउडिया शिनबाम की पार्टी का क्या नाम है, तो मोरेना पार्टी है, ये आपको याद रखना है। यूएसए और मैक्सिको के बीच कौन सी नदी सीमा का निर्धारण करती है, तो ऊपर हो जाता है यूएसए और नीचे हो जाता है मैक्सिको। तो इसके बीच में जो नदी सीमा का निर्धारण करती है उसका नाम है रियो ग्रैंडे नदी। अभी जो है मैंने आप सभी को पढ़ाया था कुछ दिनों पहले कि मार्क रूटो जो है ये नाटो के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इनका कार्यकाल 1 अक्टूबर से शुरू हो गया है, और ये कहाँ के हैं, ये नीदरलैंड के हैं। नाटो की स्थापना पूछे कब करी जाती है, तो 1949 में इसकी स्थापना करी जाती है। इसका मुख्यालय पूछे कहाँ पे है, तो इसका भी मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में भी इसका मुख्यालय है। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है मैक्सिको को क्यूबा से अलग करने वाली जल संधि का नाम है युकाटन जल संधि। और अगर पूछे कि अलग किसको करता है युकाटन जल संधि, तो यह मैक्सिको और क्यूबा को अलग करता है। जबकि पूछे जोड़ता किसको है, तो जोड़ता है मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ता है। भारत के पहले विधि आयोग अध्यक्ष कौन थे, तो MC शीतलवाड़ जी थे, और यही जो है भारत के पहले महान्यायवादी भी रह चुके हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने कांस्य पदक जीते हैं, तो भारत ने अगर पूछे कुल कितने कांस्य जीते हैं, तो भारत ने कुल 5 कांस्य पदक जीते हैं। 1 सिल्वर मेडल जीता गया है और 0 गोल्ड मेडल जीता गया है। जो ये सिल्वर मेडल जीता गया है ये नीरज चोपड़ा जी के द्वारा जीता गया है, ये आपको याद रखना है। भाला फेंक इनका खेल है। और पूछे कुल कितना पदक जीता गया है, तो 1 सिल्वर और 5 ब्रोंज मिला के कुल भारत ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में कुल 6 पदक जीते हैं, जिसमें भारत का रैंक पूछे पूरे विश्व में 71वां स्थान है। चौथा प्रश्न हमारा है हाल ही में ADB ने वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
इसकी अगर व्याख्या देखें, 3 बैंकों को आप सभी को याद रखना है। 3 बैंक कौन कौन से? एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, और दूसरा है आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और तीसरा बैंक है विश्व बैंक। इन तीनों बैंकों के द्वारा जो है भारत की जीडीपी यानी भारत की अर्थव्यवस्था को 2024-25 पे कितना दर्ज किया गया है ग्रोथ, तो 7% जो है ग्रोथ के साथ भारत की अर्थव्यवस्था 2024-25 में रहने वाली है। तो तीनों का एक ही अनुमान है, याद रख लेना, आसान प्रश्न हो जाएगा। अब हम तीनों संगठनों के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी तीनों बैंकों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक। इसकी स्थापना 1966 में होता है। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। वर्तमान में इसमें 68 देश शामिल हैं। नेक्स्ट हमारा है आईएमएफ और विश्व बैंक। ये दोनों एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि इन दोनों की स्थापना एक ही साल होती है, 1944 में। और किस संधि की सिफारिश पर? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से ही आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना होता है। इन दोनों का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वाशिंगटन डीसी में है। और इन्हीं दोनों संगठनों को जो है जुड़वा बहन कहते हैं। वर्तमान में अगर पूछे कि आईएमएफ के अध्यक्ष और विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो ये दोनों अध्यक्ष हैं। आप सभी को बताना है कि अजय बंगा किस बैंक के अध्यक्ष हैं और क्रिस्टलिना जॉर्जीवा किस बैंक की अध्यक्ष हैं। तो मैं बता देता हूं, विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं अजय बंगा साहब, जबकि आईएमएफ की अध्यक्ष हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन हैं? तो हरविंदर सिंह, ये भारत के पहले पैरालंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाले तीरंदाज हैं। हाल ही में इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन हैं? तो मिहिर सेन हैं पहले भारतीय पुरुष। जबकि पूछे पहली भारतीय महिला कौन है, तो आरती शाह है, जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में फुटबॉलर लुइस सुआरेज ने राष्ट्रीय टीम से संन्यास लेने की घोषणा करी है। तो सुआरेज का पूछे संबंध किस देश से है? तो ये उरुग्वे के हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 5वां, हाल ही में लू या हीट वेव को प्राकृतिक आपदा किसने घोषित किया है? लू या हीट वेव को प्राकृतिक आपदा किस राज्य ने घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश ने घोषित किया है। जो ये जून जुलाई में मई जून में आप देखते होंगे कि बहुत तेज़ जो है लू चलता है हमारे देश में, तो इसी को जो है लू या हीट वेव कहते हैं, जो गर्मियों में बहुत तेज़ हवा के साथ चलता है। इसे जो है अभी हाल ही में प्राकृतिक आपदा किस राज्य ने घोषित कर दिया है? तो मध्य प्रदेश ने घोषित कर दिया है। और यह वित्तीय सहायता इसे अगर लू या हीट वेव से किसी व्यक्ति की मौत या फिर उसको जो है शारीरिक रूप से कोई क्षति होता है, तो उसमें मध्य प्रदेश सरकार उसको वित्तीय सहायता राशि प्रदान करेगी। और इस लू को जो पूछे कि प्राकृतिक आपदा किस वर्ष से घोषित किया जाएगा, तो 2024 से किया जाएगा, क्योंकि अब अक्टूबर मंथ चल रहा है। तो अक्टूबर के बाद जो है अब आएगा हमारा जून जुलाई, ठीक है, मई जून आएगा 2025 का। तो इसलिए जो है 2025 से लू हीट वेव को प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। अगर आप सभी के शरीर में लू की वजह से निर्जलीकरण हो जाता है यानी डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो डॉक्टर आप सभी को सलाह देते हैं ORS घोल पीने के लिए, जिसका फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ठीक है। तो ये भी आपको याद रख लेना। अगर लू हो जाए तो आप सभी को पानी में थोड़ा सा नमक चीनी डाल के उसको पी लेना चाहिए, जिससे आपके शरीर में पानी यथावत बनी रहे, ठीक है। नेक्स्ट अगर प्रश्न पूछता है कि प्राकृतिक आपदा जो आपदा प्रबंधन एक्ट है भारत में कब आया था, तो आपदा प्रबंधन एक्ट भारत में 2005 में आया था। हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो यह अल्जीरिया को बनाया गया है, ठीक है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य किसे बनाया गया है, तो अल्जीरिया को बनाया गया है। विशु त्रिशूलपुरम का संबंध किस राज्य से है, तो ये फेस्टिवल केरल के हैं। हाल ही में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट 2024 समिट का आयोजन कहाँ हुआ है, तो हैदराबाद में हुआ है। हाल ही में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया गया है केरल में। इसकी अगर पूरी व्याख्या देखें तो सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा यह भारत की पहली विनिर्माण सुविधा है, यह आपको याद रखना है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा, तो यह एक प्रकार की बैटरी है। इसका उद्देश्य है लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, जिसका प्रयोग किया जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल में, यानी जो विद्युत से चलने वाली वाहन है इसमें प्रयोग किया जाएगा। और जो मिशन लॉन्च किया जाएगा उसमें जो है सुपर कैपेसिटर बैटरी का प्रयोग किया जाएगा। इसकी जो है भी स्थापना कहाँ की गई है, कन्नूर केरल में इसकी स्थापना की गई है। और पूछे इसकी स्थापना या इसका शुभारंभ किसने किया है, तो केरल के सीएम पिनरई विजयन जी ने इसका शुभारंभ किया है। और इस विनिर्माण सुविधा में यानी कि सुपर कैपेसिटर निर्माण सुविधा के लिए इसमें कौन सा संगठन हेल्प करने वाला है, तो इसरो हेल्प करने वाला है। इसरो की स्थापना कब होती है, तो 15 अगस्त
15 अगस्त 1969 को जो है इसरो की स्थापना होता है। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ जी, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो इसका प्रयोग कहाँ होगा? इलेक्ट्रिक व्हीकल में, और स्पेस मिशन जो भेजा जाएगा उसमें कैपेसिटर बैटरी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जिसकी पहली आधारशिला रख दी गई है कन्नूर, केरल में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है धारिता की इकाई क्या है? तो धारिता की इकाई है फैराडे। हाल ही में प्रवीण कुमार ने किस खेल में देश के लिए छठा स्वर्ण पदक जीता है? तो हाई जंप में छठा गोल्ड मेडल जीता है प्रवीण कुमार ने। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो राणा रणधीर सिंह बने हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? तो 8 अक्टूबर को मनाया गया है, 8 सितंबर को। 7वां प्रश्न है हाल ही में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के वैज्ञानिकों के अनुसार किस नदी के कारण माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अरुणा नदी के कारण। इसकी अगर पूरी व्याख्या देखें तो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन यहाँ के जो है शोधकर्ताओं ने बताया है कि जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है यह लगातार बढ़ रही है। किस नदी के कारण? तो इसमें बताया कि अरुणा नदी के कारण जो है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। इसमें आधार क्या दिया है? तो जो ये अरुणा नदी है, मान लीजिए ये माउंट एवरेस्ट है, यहाँ से जो है अरुणा नदी बह रही है। ठीक है, तो जो ये अरुणा नदी बह रही है इसी के बहने से जो है जो ये एवरेस्ट के नीचे का जो ये पत्थर है यानी कि जो ये पर्वत है ये कट रहा है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे जब कट रहा है तो एवरेस्ट के पास का जो पर्वत है यानी कि जो पहाड़ है या फिर जो पर्वत है इनका जो है वजन जो है कम हो जा रहा है। तो इसका जो है आधार में कटाव की वजह से पृथ्वी के ऊपर जो क्रस्ट भाग है इसका भार जो है कम हो जा रहा है, जिससे माउंट एवरेस्ट ऊपर उठ रहा है। जब यहाँ का भार कम हो जाएगा तो ये ऊपर उठ रहा है, ये इन्होंने बताया है। ठीक है, जिसमें इन्होंने कहा है कि 2 मिलीमीटर प्रतिवर्ष जो है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है। कितना? तो प्रतिवर्ष 2 मिलीमीटर बढ़ रही है। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना। कहाँ के शोधकर्ताओं ने बताया है? तो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के शोधकर्ताओं ने बताया है, अरुणा नदी को इसमें कारण बताया है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि नेपाल में हिमालय पर्वत को क्या कहा जाता है? तो सागर माथा कहा जाता है। अब वहीं पूछे कि नेपाल में अरुणा नदी प्रवाहित होती है, इसी अरुणा नदी को अगर पूछे तिब्बत में क्या कहा जाता है? तो फुंगचू नदी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में नुआखाई उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो नुआखाई फेस्टिवल मनाया जाता है उड़ीसा में। हाल ही में अपने देश के लिए यूएस ओपन टेनिस का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं? यूएस ओपन के लिए अपने देश के लिए यानी कि इटली के लिए किसने यह खिताब जीता है? तो जेनिक सिनर ने जीता है मेल वर्ग में। जबकि पूछे फीमेल वर्ग में यूएस ओपन टेनिस खिताब किसने जीता है? तो आर्यन सबलेंका जीती हैं और ये बेलारूस की हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश कौन बना है? तो नेपाल बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना अगर पूछे किस कॉप सम्मेलन में होता है? तो कॉप 15 सम्मेलन में होता है। इसी कॉप 15 का आयोजन पूछे कहाँ किया गया था? तो पेरिस में किया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय पूछे कहाँ पे है? तो गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है हाल ही में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने किसे हराकर SAFF U-7 चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने किसे हराकर साफ अंडर-17 चैंपियंस 2024 का खिताब जीता है? तो बांग्लादेश को हराकर जीता है। इसकी पूरी व्याख्या अगर देखें तो UAFF इसका फुल फॉर्म अगर देखें तो पहले देखते हैं SAFF अंडर-17 चैंपियनशिप 2024, जिसमें SAFF यानी साफ का फुल फॉर्म होता है साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका आयोजन 2024 में थिम्पू भूटान में किया गया था। इसमें कुल कितने देशों ने भाग लिया था? तो कुल 7 देशों ने इस चैंपियनशिप में भाग लिया था। फाइनल मैच जो है किसके बीच हुआ था? तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुआ था, जिसमें इंडिया जो है जीत जाता है और बांग्लादेश इसमें हार जाता है, यानी विजेता इंडिया और उपविजेता बांग्लादेश बन जाता है। इस मैच में जो है प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब किसे मिला है? मोहम्मद कैफ को मिला है। अब आप पूछेंगे कि मोहम्मद कैफ किस देश के हैं? तो ये अपने भारत के हैं। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है। तो प्लेयर ऑफ द सीरीज अगर पूछे कि साफ अंडर-17 चैंपियनशिप में किसे मिला है? तो यह मिला है मोहम्मद कैफ जी को। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है खो खो 2024, ये जो है खो खो वर्ल्ड कप 2025 अगर पूछे अगर आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। खो खो में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 खिलाड़ी होते हैं खो खो में। अभी जो है राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप अगर पूछे किस राज्य ने जीता है? तो यह महाराष्ट्र ने जीत लिया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं मुरगप्पा गोल्ड कप इसको किसने जीता है? तो इंडियन रेलवे ने मुरगप्पा गोल्ड कप को जीत लिया है। और वहीं पूछे कि मुरगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित ट्रॉफी है? तो हॉकी से संबंधित ट्रॉफी है।
हाल ही में नागरिक उड्डयन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो अपने भारत में हुआ है। हाल ही में चौथा इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो सीरिया ने जीता है। किसको हराकर? तो भारत को हराकर चौथा इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप जीत लिया है सीरिया ने। अगर पूछे कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 9वां। हाल ही में 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्ट पुरस्कार से किसे मिला है? तो 25वें क्रम का लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्ट पुरस्कार किसे मिला है? तो राजश्री बिड़ला जी को मिला है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्ट पुरस्कार किसे मिला है? तो राजश्री बिड़ला जी को मिला है और यह पुरस्कार दिया गया है भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा प्रदान किया गया है। अगर पूछे लाल बहादुर शास्त्री जी ये भारत के दूसरे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और इनका जो समाधि स्थल है, इनकी समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है और लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था और मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति अगर पूछे कौन है तो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं और इन्हें कब मिला था? 1966 में मिला था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ठीक है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो यह बनारस में है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है हाल ही में भारत सरकार ने किसका नाम बदलकर श्री विजयापुरम कर दिया है? तो पोर्ट ब्लेयर का अब नया नाम क्या हो गया है? श्री विजयापुरम हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है हाल ही में प्रकृति पर्व करम या कर्मा कहाँ आयोजित हुआ है? तो कर्मा आयोजित होता है झारखंड में। हाल ही में विश्व ओजोन दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि 16 सितंबर 1987 को पहली बार जो है ओजोन परत के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन होता है। कहाँ पर? कनाडा में। तो कनाडा का शहर है मॉन्ट्रियल। ठीक है। इसी मॉन्ट्रियल में जो है पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन होता है, इसीलिए 16 सितंबर को हर साल विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहे नववर्ष रोश हसनाह का संबंध किससे है? तो यह एक पर्व है। यह किस समुदाय से संबंधित है? तो यह यहूदी समुदाय से संबंधित है। रोश हसनाह यह जो है यहूदी समुदाय का फेस्टिवल है और रोश हसनाह यह जो है हिब्रू भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है वर्ष का मुखिया। ठीक है। तो वर्ष का मुखिया होता है हिब्रू भाषा का अर्थ है जिसका जो है इसी से जो है रोश हसनाह शब्द निकला हुआ है और इसी फेस्टिवल को यहूदी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। अभी जो है इजराइल के लिए आप सभी को पता है कि यहूदी जो समुदाय हैं यह किस देश में रहते हैं? तो एकमात्र देश है यहूदियों के लिए इजराइल। तो अभी जो है हमारे देश की प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और पीएम मोदी जी ने इजराइल को बधाई दी है। तो यह फेस्टिवल जो है अभी चर्चा में आ गया है। ठीक है। तो आपको याद रख लेना है रोश हसनाह फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो यह इजराइल में यहूदी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। दो और फेस्टिवल याद रख लेना है यहूदी समुदाय के, एक तो हुनक्का और सुकोत, ये दोनों फेस्टिवल भी यहूदी धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है नवरोज फेस्टिवल किस धर्म के द्वारा मनाया जाता है? तो पारसी। बैसाखी लोहड़ी सिख धर्म के द्वारा और पर्युषण और मिच्छामी दुवणम फेस्टिवल किसके द्वारा मनाया जाता है? तो जैन धर्म के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है हाल ही में लॉन्च आत्मकथा पॉलिटिक्स के 5 दशक से संबंधित हैं सुशील कुमार शिंदे जी की। यह आत्मकथा है। तापी पाइपलाइन परियोजना अगर पूछे कितने देशों के साथ शुरू की गई है? तो 4 देशों इसमें शामिल हैं। किसमें? तापी पाइपलाइन में। 4 देश कौन कौन से हैं? तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। TAPI। तो टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान, आई से इंडिया। और ये जो है 4 देशों के बीच में एक गैस पाइपलाइन शुरू की जाएगी और इसकी टोटल लंबाई पूछे कितनी है? तो 1800 किलोमीटर है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है और आज का आखिरी हाल ही में भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराकर 5वां एशियाई चैंपियन ट्रॉफी जीता है? तो चीन को हराकर जीता है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने अपने वीडियो को जो है 23 मिनट में समाप्त कर लिया है। थोड़ी सी बड़ी हो गई है क्योंकि थोड़े से ज़्यादा मैंने प्रश्न इसमें शामिल कर लिए हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो भी हमको ज़रूर कमेंट करें। आप सभी अगर इसका PDF चाहते हैं तो आप सभी हमारे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमारा टेलीग्राम पर लिंक डाउनलोड कर लेंगे और इस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आप यहाँ से इसका PDF डाउनलोड करके एक बार खुद से रिवीजन कर सकते हैं। तो अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।